Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 27th of July 2024. तो गाइज आज है तारीख 27 जुलाई 2024 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है संगमेश्वरा टेम्पल को, कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। याद होगा परसों के वीडियो में मैंने आपको हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में पढ़ाया था, इवन थंबनेल भी इसी टॉपिक के बेसिस पे लगाया गया था। तो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स के रेफरेंस में आपके पास में दो स्टेटमेंट्स हैं, बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है ये हमारे अलग अलग देशों के पासपोर्ट्स को अलग अलग प्रकार की रैंकिंग प्रोवाइड करवाता है, लेकिन ये जो रैंकिंग प्रोवाइड करवाता है वो एक देश के दूसरे देश के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उसके आधार पर देता है। क्या ये सही है? आप याद करो किस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर बोलता है कि इंडिया के पासपोर्ट का जो रैंक है वो अब की बार साल 2024 में इंप्रूव हुआ है। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों थंबनेल तो आपने देख लिया है। वापस से दोस्तों एक बड़ा लिथियम का डिपॉजिट पाया गया है कर्नाटका के अंदर। स्पेशली कर्नाटका के दो जिले हैं दोस्तों जहां पर खरबों का खजाना हो सकता है, ऐसा यहां पर बोला गया। और इस बात की जो पुष्टि है वो खुद यहां पे हमारे जो स्टेट ऑफ एनर्जी के मिनिस्टर हैं उन्होंने राज्यसभा के अंदर में बोली है। तो क्या क्या पूरा मामला नज़र आ रहा है डिस्कस करेंगे। यहाँ से यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछ भी चुका है प्रीलिम्स में, आपको याद होगा लाइटेस्ट मेटल के बारे में, उसके बारे में भी आगे मैं आपको बताऊँगा। तो केवल इंडिया टुडे ही नहीं दोस्तों, ये आप देख पाओगे कुछ घंटों पहले लगातार बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ पे पब्लिश हो रहे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स हो, चाहे इंडिया टुडे हो, चाहे बिजनेस टुडे हो, सभी जगह पर एक ही चीज़ की चर्चाएं हो रही हैं। 1600 टन्स ऑफ लिथियम डिपॉजिट्स डिस्कवर्ड इन कर्नाटका। ऐसे ही आपको वेरियस आर्टिकल्स और दिख रहे होंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि कर्नाटका के दो डिस्ट्रिक्ट्स आपको नजर आएंगे, एक तो मांड्या डिस्ट्रिक्ट और दूसरा यादगिरी डिस्ट्रिक्ट। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में इस प्रकार से लिथियम भंडार देखने को मिला। तो जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने ये बोला कि हमारे पास में जो एक बॉडी है एएमडी, एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, इन्होंने यहाँ पर लगातार दोस्तों ये सारा काम किया है, एक्सप्लोर किया है इन लिथियम के बारे में। और लिथियम का जो प्रेजेंस है वो मध्य प्रदेश और कर्नाटका के अंदर, कर्नाटका के मांड्या और यादगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में पाया है। लेकिन एक प्रॉब्लम है दोस्तों, याद होगा लिथियम तो लगातार मिलता जा रहा है अलग अलग जगह से। सबसे बड़ा जो रिजर्व है वो कहाँ पे फाउंड किया गया था? जम्मू के अंदर। लास्ट ईयर पता होगा लगभग 5 मिलियन टन से ज़्यादा लिथियम प्रेजेंट था। यहाँ पे तो केवल 1600 टन है, वो 5 मिलियन टन था। कितना ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों के बीच में। लेकिन दोस्तों ये जो 1600 टन है और प्लस जो यहाँ पर हमारा पहले वाला 5 मिलियन टन से ज़्यादा हमें लिथियम मिला है, वो सब का सब G3 ग्रेड में है। ध्यान रखिए G3 स्टेज में चल रहा है। अब क्वेश्चन यह है कि सर ये G3 स्टेज क्या है? देखिए जब लिथियम को डिस्कवर करते हैं ना तो G1, G2, G3, G4 इस प्रकार से 4 स्टेजेस आती हैं। अब वो स्टेजेस क्या हैं आगे मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। प्लस हमारे मिनिस्टर साहब ने एक बात और बोली है कि जो ये हमारा एटॉमिक मिनरल एंड डायरेक्टरेट है ये लगातार एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं लिथियम के बारे में, और कई सारी जगह पर खोज चल रही है। छत्तीसगढ़ के कोरबा डिस्ट्रिक्ट में खोज चल रही है। उसके अलावा जो माइका बेल्ट कहलाता है यानी राजस्थान में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर खोज चल रही है। प्लस जो पेगमेटाइट बेल्ट कहलाता है यानी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, यहाँ पर भी लगातार लिथियम रिसोर्सेज के बारे में खोज चलती हुई नज़र आ रही है। तो हो सकता है आने वाले समय पर और भी बहुत सारा लिथियम हमको प्राप्त हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये है लिथियम है क्या, इसका इस्तेमाल क्या होता है? देखिए लिथियम आज किसी भी देश के पास में अगर भरपूर मात्रा में है
तो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंट्री कहलाएगा। रीज़न, हर जगह पर लिथियम का इस्तेमाल हो रहा है। आप अपने मोबाइल फ़ोन में ये वीडियो देख रहे हैं, लैपटॉप में वीडियो देख रहे हैं, है ना, तो या फिर आप दूसरा और भी कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, डिफेंस प्रोडक्ट में आप देख पाएंगे सभी जगह पर बैटरीज़ का इस्तेमाल हो रहा है। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हम बात कर रहे हैं, उनमें बैटरीज़ का इस्तेमाल हो रहा है, उन सभी जगह पे लिथियम इस्तेमाल होता है। लिथियम आयन बैटरी का नाम आपने सुना होगा। तो यह है इंपॉर्टेंस लिथियम का। इतना ही नहीं, जब लिथियम की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर में ये थर्ड एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट। बाकी यहाँ पे ध्यान रखिए, एक लाइटेस्ट मेटल है, बहुत ही ज़्यादा हल्का मेटल, ग्रे और शाइनी कलर का ये नज़र आएगा, है ना। फिर उसके बाद इसको हम कई बार वाइट गोल्ड का नाम भी देते हैं। आज के ज़माने में एज अ वाइट गोल्ड इसको ट्रीट किया जाता है। लिथियम काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव भी माना जाता है। अभी के समय पर आप देख पाओगे लिथियम के भंडार दुनिया भर में कई सारे कंट्रीज़ में प्रेजेंट हैं। स्पेशली इस पर्टिकुलर मैप को देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे सभी मार्किंग्स को कर रखा है, ठीक है। साउथ अमेरिका वाला रीजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ अमेरिका में चिली है, अर्जेंटीना है, बोलीविया है, यहाँ पे भरपूर मात्रा में लिथियम प्रेजेंट है। जब हम लोग बात करते हैं लिथियम के प्रेजेंस की इन 1000 टन्स के आसपास, तो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के पास में आप कह सकते हैं इतना ज़्यादा अमाउंट में लिथियम है। उसके अलावा चिली है, चाइना है, अर्जेंटीना, जिम्बाब्वे, पोर्चुगल, ब्राज़ील, नामीबिया, यूएसए, इन सब के पास कुछ ना कुछ अमाउंट में लिथियम प्रेजेंट है करंट समय पर। अब डिस्कवर तो इंडिया में भी किया गया दोस्तों, लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि हम लोग G3 स्टेज में हैं। और एक और प्रॉब्लम आई है, क्योंकि हमारे पास में जम्मू में बहुत पहले लिथियम फाउंड किया गया, 5 मिलियन टन से ज़्यादा, लेकिन पता है उसकी ऑक्शन ही नहीं हो पाई, उसको निकाल ही नहीं पा रहे हैं करंट समय पर। कारण क्या है अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अभी मैंने बोला था ना कि जो ये G3 स्टेज है ये क्या है, ज़रा ये सुनिए। जब भी दोस्तों कहीं पर लिथियम फाउंड किया जाता है तो उसको अलग अलग स्टेजेस में डाला जाता है। एक होती है G1 स्टेज, दूसरी G2, तीसरी G3 एंड चौथी G4। अभी हम कहाँ पर हैं? G3 स्टेज में। G3 स्टेज में यहाँ पर एक बस खाली एक्सप्लोरेशन किया है, मोटा मोटा अंदाज़ा है कि हाँ इस पर्टिकुलर स्टेट के इस डिस्ट्रिक्ट में इतने बड़े एरिया में लिथियम हो सकता है, ये है बस खाली, मतलब उस जगह पे प्रेजेंट है, लेकिन कितने बड़े एरिया में प्रेजेंट है उसकी एक्यूरेसी नहीं है, सटीक मैप नहीं है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो वो G3 स्टेज कहलाएगा। G2 में क्या होगा, हमारे पास में थोड़ा और सटीक मैप आने लगेगा, है ना। फिर G1 के अंदर में क्या होगा, जब अच्छी तरीके से हमारे पास में प्रॉपर डिटेल होगी, एक हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ में पता है कि भैया इस एरिया में इतने मात्रा में लिथियम है, तब कंपनियों में भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, कंपनियां मुंह बोलकर बोली लगाएंगी कि हाँ भाई इस एरिया को हम लेंगे। अभी के समय पर एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं है, इस चक्कर में दोस्तों यहाँ पर जो कंपनियां हैं वो ऑक्शन ही नहीं कर पाती हैं। और यही केस G3 वाला स्टेज वाला ही केस लिथियम का हमने देखा कहाँ पर, जम्मू के अंदर, जो हमें इतने टन्स में लिथियम मिला। तो क्वेश्चन यह है, तो क्या G3 से G2 G1 में नहीं आ सकते? आ सकते हैं, लेकिन सालों लगेंगे, लगभग 5-10 साल लग सकते हैं इसको और ज़्यादा सर्वे करने में, एक्सप्लोर करने में, प्रॉपर तरीके से एक्यूरेसी लाने में। वो करना होगा तभी काम बन पाएगा हमारे लिए, क्योंकि लिथियम का इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा। क्या इंपॉर्टेंस है, आइए थोड़ा सा हम लिथियम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं। ये एक केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल है Li। सॉफ्ट सिल्वरी वाइट मेटल है, प्लस लाइटेस्ट मेटल कहलाया जाता है, बहुत हल्का मेटल है, हाईली रिएक्टिव है, फ्लेमेबल है, यानी एकदम तुरंत आग पकड़ सकता है, प्लस ये एक एल्कली और रेयर मेटल है। ध्यान रखिए, एल्कली मेटल भी है प्लस ये रेयर मेटल भी है। आपके पीरियोडिक टेबल में आपने एल्कली और रेयर मेटल के बारे में पढ़ा होगा। एल्कली मेटल्स के अंदर में आपके यहाँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सब चीज़ें आते हैं, है ना। फिर ऐसे यहाँ पर आपके रेयर मेटल्स है जो बहुत कम से देखने को मिलते हैं, या जिसको एक्सप्लोर करने की टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास में इतनी प्रॉपर नहीं है। इसमें नायोबियम, टैंटलम, लिथियम, बेरिलियम, सीजियम, ठीक है। तो ध्यान रखिए, एल्कली मेटल भी है, रेयर मेटल भी है। क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। आगे आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जब लिथियम की प्रॉपर्टीज डिस्कस की, तो ज़रा इसका इस्तेमाल भी डिस्कस कर लेते हैं। यूजेस क्या क्या होते हैं। लिथियम का इस्तेमाल होता है एलॉयज़ बनाने के लिए, उसके अलावा वाइट मेटल बेयरिंग्स, मोटर इंजन्स में, प्लस जगह जगह पर बैटरीज़ के अंदर में, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर में। साथ ही साथ में दोस्तों इतना ही नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बनाने में लिथियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज इलेक्ट्रिक व्हीकल, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन सभी जगह पे लिथियम का इस्तेमाल हो रहा है। आज के समय पर दुनिया में 3 ऐसे देश हैं दोस्तों जहाँ पर लिथियम के बहुत सारे रिजर्व्स पाए जाते हैं, और जिसमें से एक देश के साथ में भारत ने अग्रीमेंट करके वहाँ से लिथियम निकालने का टारगेट भी बना रखा है। अच्छा, वो 3 देश कौन कौन से हैं? एक है चिली, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है अर्जेंटीना, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया को अगर हम हटा दें दोस्तों, तो चिली और अर्जेंटीना, ये दोनों के दोनों कंट्रीज़ हमारे साउथ अमेरिका में ही आपको देखने को मिलेंगे।
और इन तीनों में एक देश अगर और जोड़ दिया जाए, और वो देश है दोस्तों यहाँ पर बोलीविया। इसमें अगर आप लोग एक देश बोलीविया को जोड़ दोगे और ऑस्ट्रेलिया को हटा दोगे तो ये बन जाता है लिथियम ट्रायंगल। ध्यान रखिए, क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि बताइए लिथियम ट्रायंगल क्या है, या लिथियम ट्रायंगल में कौन कौन से 3 देश हैं। तो उन 3 देशों में आपका एक है अर्जेंटीना, दूसरा है चिली और तीसरा है बोलीविया। ठीक है, ये तीनों देश आपस में बाउंड्रीज को टच करते हैं। यहाँ पर भरपूर मात्रा में लिथियम प्रेजेंट है, जिसमें से अर्जेंटीना के साथ में मिलकर आज हम काम भी कर रहे हैं, लिथियम को लेकर डील कर चुके हैं। अब बात आती है भारत की। तो भारत में कहाँ कहाँ पर लिथियम आपको देखने को मिलेगा? जो सर्वे वगैरह हुए हैं दोस्तों, उससे ये पता चला कर्नाटका के मंड्या डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे लिथियम देखने को मिल जाता है आपको 14,100 टन के आसपास। अभी कुछ एक 1600 टन का लिथियम और पाया गया। प्लस कुछ और इंपॉर्टेंट साइट्स बताई जा रही हैं, जैसे माइका बेल्ट, जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश आ जाएगा आपका। पेगमेटाइट बेल्ट ओडिशा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा। गुजरात का रन ऑफ कच्छ आ जाएगा। ये पर्टिकुलर रीजन्स है जहाँ पर आपको लिथियम रिजर्व्स देखने को मिल सकते हैं। अब क्वेश्चन यह है कि हम इतना पीछे क्यों पड़े हैं? जैसा चल रहा है चलने दो, क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है दोस्तों, क्योंकि करंट समय पर हम अपने लिथियम के जो डिमांड को पूरा कर रहे हैं ना, वो चिंताजनक है। चिंताजनक क्यों है? क्योंकि इंडिया करंट समय पर लिथियम को सोलली इंपोर्ट कर रहा है अलग अलग कंट्री से। लगभग आप ये समझिए 165 करोड़ लिथियम बैटरीज यहाँ पे अगर आप देखने को मिल जाएगा, तो इतनी बैटरीज को हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया है 2017 से लेकर 2020 के बीच में, जिसका जो बिल बैठा वो लगभग $3.3 बिलियन का बैठा। तो ये पैसा तो हमने दिया ही ना, हमारे पास में भी तो लिथियम रिजर्व्स मिल चुके हैं, हम उसका ज़्यादा बढ़िया तरीके से एक्सप्लोरेशन क्यों नहीं कर रहे? अब ऑब्वियसली बात है, एकदम से नहीं किया जा सकता, एकदम से ये रोका नहीं जा सकता, बट आप देख पा रहे होंगे कि हाँ, इंडिया अपनी डिमांड को बाहर दूसरे देशों से फुलफिल कर रहा है हमारे पास लिथियम रिजर्व्स होने के बावजूद भी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम करंट समय पर नज़र है, और इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे जो लिथियम रिजर्व्स पाए जा रहे हैं उनके ऊपर लगातार एक्सप्लोरेशन भी चल रहा है। और एक्सप्लोरेशन किस तरीके से होता है वो मैंने आपको बताया। अब थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे ये समझो कि जम्मू में जो ये इतना मिलियन टन्स ऑफ लिथियम पाया गया था, 5 मिलियन टन से ज़्यादा का, उसको एक्सप्लोर क्यों नहीं करा गया? क्योंकि दोस्तों वो क्ले वाली कंडीशन में है। ठीक है, या तो लिथियम आपको चट्टानों मिल जाएगा, रॉक मिल जाएगा, या एक ब्राइन कंडीशन होती है उसमें मिल जाएगा। यहाँ पर एक अलग ही तरीका है, मिट्टी के अंदर क्ले में आपको ये देखने को मिलेगा। इसको निकालने की जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास में नहीं है। इस चक्कर में कंपनीज से जब बोली लगवाई गई तो कंपनीज यहाँ पर बोली लगाई ही नहीं, तो वो ऑक्शनिंग हो ही नहीं पाई जम्मू के अंदर में। ये दिक्कत थी। बट अभी कर्नाटका के अंदर में किस स्टेज में है लिथियम? क्या ब्राइन कंडीशन में? ब्राइन कंडीशन में होगा नहीं वैसे। अगर यहाँ पर हो सकता है रॉकी कंडीशन में हो, चट्टानों में हो, या हो सकता है क्ले वाली कंडीशन हो, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमें पहला काम यही करना चाहिए, जो हमारे पास में लिथियम जैसे भी फॉर्म में प्रेजेंट है उस प्रकार की टेक्नोलॉजी हमें डेवलप करनी होगी, तब जाके हम यहाँ पे लिथियम को इस तरीके से निकाल पाएंगे। समझ गए? ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये ना। आगे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आपने देखा ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया, इस आर्टिकल में ये सभी डेटा आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। ये सब डेटा आपको एक PDF में कंपाइल करके दे दिया जाता है इस ग्रुप में। एक ऐसा PDF मिलता है जो प्रिंटेबल फॉर्म में होता है, जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। एक ऐसा PDF होता है जो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस ग्रुप में आपका सभी कंटेंट सिक्योर रहता है। कहने का मतलब है करंट अफेयर्स का सारा डेटा यहाँ पर सिक्योर है, डेट वाइज पड़ा हुआ है। किसी भी तारीख का PDF उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप इसमें से नोट्स बनाने से भी बच जाते हैं, आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद में। और ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो यहाँ पर फ़ी पेमेंट है दोस्तों, वो बहुत ही मिनिमम है, जस्ट $499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप $499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। और ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि मुझे कहाँ पर फ़ायदे हो रहे हैं। अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना। बाकी दोस्तों यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का हमारा टारगेट है, जिसको आप सभी लोग सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं ना दोस्तों। अगला आर्टिकल पेज नंबर 1 पर प्रेजेंट है, और इस टॉपिक को आप सभी लोग GS पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हैं। देखिए,
हमने कई बार गवर्नर के बारे में बात की है, आज से कुछ दिनों पहले भी डिस्कशन हुआ था, लेकिन आज गवर्नर का पूरा टॉपिक हम लोग समाप्त करेंगे, जहाँ पे रोल, पावर, हर एक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, जिससे लक्ष्मीकांत का एक पूरा पोर्शन आपका बेहतरीन तरीके से कवर होगा। लेकिन पहले ये जान लेते हैं आखिरकार मैटर क्या है, क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके सामने आर्टिकल नज़र आ रहा होगा, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट मेंशन कर रहा है कि इफ़ गवर्नर आर सबवर्टिंग फेडरलिज्म, तो भाई सुप्रीम कोर्ट इस मामले को एग्जामिन करेगा। एक केस देखने को मिला जहां पर केरला की साइड से सुप्रीम कोर्ट के अंदर में ये मुद्दा उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को देखा और अगली जो सुनवाई है उन्होंने बोला है 20 अगस्त को करेंगे। लेकिन मुद्दा है क्या? तो दोस्तों, केरला की सरकार अपना यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में गई और उनसे ये बोला कि हमारे राज्य के अंदर जो गवर्नर है, जो राज्यपाल है, वो हमारे पास किए हुए बिल्स को 2-2 साल से रख कर बैठा हुआ है। उस बिल को ना तो यहाँ पर वो कह सकते हैं वापस कर रहा है, या फिर उस बिल के ऊपर कोई टिप्पणी भी नहीं कर रहा है, या फिर अपना कोई जो बेसिकली यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू है वो बताया नहीं कि हाँ ये मैंने बिल क्यों रोका, कुछ भी नहीं बता रहा। बस खाली बिल को आगे प्रेसिडेंट के लिए रख दिया है कि आगे प्रेसिडेंट इसको रिव्यू करेंगे। तो 2-2 साल से यहाँ पर जो बिल हैं वो रुके पड़े हैं, जिसकी चक्कर में हमारी जो असेंबली है वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। ये बात सुप्रीम कोर्ट के पास में पहुंची भाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल के दिन यानी फ्राइडे में अग्री किया और ये बोला कि अगर गवर्नर इस तरीके से बिना फालतू में इंपॉर्टेंट बिल्स को लेकर बैठ जाएगा और या फिर आगे ये बोल देगा कि प्रेसिडेंट को आगे हम सौंपेंगे, प्रेसिडेंट उस पर अपना विचार व्यक्त करेंगे, तब आपको बताएंगे। तो ध्यान रखिए, प्रेसिडेंट तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस पे ही काम करेंगे। तो कहने का मतलब है एक तरीके से स्टेट में भी सेंटर ही आ गया, सेंटर के हिसाब से काम चलेगा। तो इससे यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट है फेडरलिज्म का, जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग अलग पावर्स दी गई हैं और वो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो संघवाद का ढांचा तो खत्म ही है ना। फिर वो फेडरलिज्म का मतलब क्या है? तो ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन काम चल रहा है, जिसको रोकना होगा। ये बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन की। अब तो ये मैंने आपको बेसिकली एक ओवरव्यू दिया है, अब थोड़ा विस्तार से समझिए पूरा मैटर क्या है। कई सारे लोग होंगे जो बिल्कुल फ्रेशर होंगे, जिनको यहाँ पर कुछ नहीं पता होगा मामला चल क्या रहा है। मैं वहाँ उस लेवल से शुरू कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, तो ध्यान से चीज़ों को सुनते हुए चलना, ठीक है। अब दोस्तों, जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में एक होते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। अब प्रेसिडेंट के साथ साथ यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पार्लियामेंट होता है, और पार्लियामेंट में आपके दोनों हाउसेस हैं, राज्यसभा है, लोकसभा है। अब मान लो कोई भी बिल पास करना है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में, तो वो बिल वो पास होगा पार्लियामेंट से, और बिल पास होने के बाद में बेसिकली कैसे जाएगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों पास करेंगे, फिर एट द लास्ट यहाँ पे प्रेसिडेंट का साइन लगेगा, प्रेसिडेंट अप्रूवल देंगे, तब वो बिल जाके कानून बनेगा। ऐसा पूरा प्रोविजन रहता है। उसी प्रकार से बिल्कुल सेम तरीके से दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी क्राइटेरिया है। राज्य सरकार की जब बात करते हैं तो राज्य सरकार के अंदर में जैसे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में प्रेसिडेंट होता है, वैसी स्टेट गवर्नमेंट के पास में गवर्नर होता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में राष्ट्रपति है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास में राज्यपाल है, यानी कि गवर्नर है, ठीक है। अब क्या होता है, गवर्नर के साथ साथ जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है। अब मान लो यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कोई बिल पास करती है, कोई लॉ वगैरह बनाती है, तो बिल पास करने के बाद वो गवर्नर के पास जाता है बिल, कि गवर्नर साइन करके उस बिल को अप्रूवल दे, उसके बाद वो कानून बनेगा। लेकिन दोस्तों, गवर्नर के पास में कई सारी पावर्स आती हैं कॉन्स्टिट्यूशन से ही, कि गवर्नर यहाँ पे उस बिल को अपने पास में होल्ड करके रख सकता है लंबे समय तक। टाइम पीरियड कोई डिफाइन ही नहीं है कि कितने समय तक लेके बैठेगा। तो लंबे समय तक यहाँ पर कई बार जो गवर्नर है उस बिल को रख लेता है अपने पास में, या गवर्नर उस बिल को सीधा प्रेसिडेंट को सौंप देता है, यानी प्रेसिडेंट को भेज देता है कि प्रेसिडेंट अपना अप्रूवल देंगे, तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। इसका मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सही से काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो भी कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स लाने की कोशिश करेगी, गवर्नर रोक देगा उसे। गवर्नर अपने पास रख लेगा या कहेगा कि प्रेसिडेंट के पास मैं भेज रहा हूं। और आपको पता होना चाहिए, जो स्टेट का गवर्नर होता है उसको हमारे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, और प्रेसिडेंट हमारी केंद्र सरकार के कहने पे चलेंगे, केंद्र सरकार का हिस्सा है। तो यहीं से एक और पॉइंट भी साबित होता है कि बेसिकली यहाँ पर जो गवर्नर होता है, गवर्नर भी एज अ ब्रिज की तरह काम करता है। गवर्नर का मेन काम यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को आपस में जोड़े रखना, इसके बीच में एक पुल का काम करना। इस वजह से कई बार गवर्नर के ऊपर में नेगेटिव कमेंट्स भी होते हैं कि गवर्नर तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट है, केंद्र सरकार ने अपॉइंट किया है, अपने हिसाब से काम करवा रहे हैं, तो कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कोई बिल लाना चाहेगी, गवर्नर रोक देगा उसे, क्योंकि उसके पास में पावर आ रही है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, आर्टिकल 200 पावर दे रहा है उसको।
तो यही मैटर है। केरला यही बोल रहा है कि सर हमारे कई सारे बिल्स रोक दिए गए, इंपॉर्टेंट बिल रोक दिए गए, जहाँ पे हम लोग अमेंडमेंट करना चाहते हैं स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, लोकायुक्ता बिल हो गया, यूनिवर्सिटीज़ लॉज हो गए, तो हम इस पे काम नहीं कर पा रहे हैं। तो जल्द से जल्द यहाँ पर ये बताना होगा या फिर रीज़न दो कि भाई हाँ आपने बिल ये क्यों रोका है। ठीक है, तो गवर्नर कहीं ना कहीं यहाँ पर केरला की जो ये लेजिस्लेशन है इसको सही से काम नहीं करने दे रहा है। कई सारे बिल लास्ट ईयर से अटके पड़े हैं और यहाँ पे कोई टाइम पीरियड है ही नहीं कि भाई कितने समय तक बिल रख सकते हैं। एक टाइम पीरियड अगर हो कि हाँ भाई इतने समय तक बिल रख सकते हैं, उसके बाद जवाब देना ही होगा तो ठीक भी बात है, लेकिन टाइम पीरियड ही नहीं है। इस चक्कर में यहाँ पर दोस्तों ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है हम इस मैटर को देखेंगे, वैसे ये मैटर गलत है और ये सही चीज़ है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं फेडरलिज्म खतरे में आ रहा है। फेडरलिज्म आपको पता है संघवाद का ढांचा जिसको हम लोग बोलते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, जहाँ पे हमारी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट साथ मिलकर काम कर रही है, दोनों के पास में अपनी अलग अलग पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मिली हुई हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की ही चलती हुई नज़र आ रही है। जिस आधार पे हमने ये पूरा सिचुएशन देखा उस आधार पे अगर हम बात करें तो ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी, तब बताएंगे भैया क्या है क्या नहीं है। तो ये आपको करंट सिनेरियो समझ में आया कि आखिरकार चर्चाओं में क्या चल रहा है। अब देखिए एग्जामिनेशन में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, कुछ पूछा गया तो वो पूछा जाएगा गवर्नर के बारे में, गवर्नर का रोल क्या होता है, पावर्स क्या होती हैं, ये पता होना चाहिए। आइए बताता हूँ क्या क्या है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको 2-3 फोटोज़ दिखाऊंगा जो बेस्ट हैं और आपको बढ़िया तरीके से यहाँ पे हर एक बात समझ में आएगी। जब हम लोग बात करते हैं राज्यपाल की, तो एक व्यक्ति को गवर्नर बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करना होता है। जैसे वो व्यक्ति यहाँ पर भारत का नागरिक होना चाहिए, एटलीस्ट 35 साल की एज होनी चाहिए, या पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का किसी का भी हिस्सा नहीं होना चाहिए। एक न्यूट्रल व्यक्ति को ही गवर्नर बनाया जाएगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को साथ में लेकर चल सके। फिर मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये इसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके आधार पर गवर्नर बनता है। अब मान लो गवर्नर बन गया तो आपको पता होना चाहिए कि गवर्नर बेसिकली डुअल कैपेसिटी के साथ में आता है ना। तो गवर्नर डुअल कैपेसिटी की तरह काम करता है। जैसे एक तो राज्य का राज्यपाल है वो, तो हमारे स्टेट का तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा ही। आप भाई गवर्नर से ही तो हर एक चीज़ पूछ रहे हो, बिल पास कर रहे हो, गवर्नर का अप्रूवल ले रहे हो, तो स्टेट का तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है ही। साथ ही साथ में उसको राज्य में रखा गया है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। वो केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा है राज्य में, क्योंकि प्रेसिडेंट ने ही गवर्नर अपॉइंट करके राज्य में रख रखा है ताकि वो देख सके राज्य सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। राज्य के अंदर जो सरकार चल रही है वो संविधान के हिसाब से चल रही है या नहीं चल रही है। अब सपोज संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है वो स्टेट गवर्नमेंट, संविधान को फॉलो नहीं कर रही है, तब गवर्नर क्या करेगा? तब गवर्नर सीधा एक नोटिस लिखेगा हमारे प्रेसिडेंट को कि भाई यहाँ पे संविधान के हिसाब से कुछ नहीं चल रहा, राष्ट्रपति शासन लगा दो, प्रेसिडेंट रूल लगा दो, आर्टिकल 356। समझ गए? तो ये इस बेसिस पे यहाँ पे गवर्नर का पद डिफाइन किया गया। क्लियर हो गया दोस्तों? अब गवर्नर के अपॉइंटमेंट के जब बारे में बात करते हैं तो पार्ट नंबर 4 के अंदर ये सभी चीज़ें मेंशन्ड है, सॉरी पार्ट नंबर 6 में, कि अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर को अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ये बात आर्टिकल 153 में लिखी गई है। अब ध्यान रखिए, एक व्यक्ति को यहाँ पे अपॉइंट किया जा सकता है एज अ गवर्नर, या कभी कभी 2 से ज़्यादा राज्य का भी एक ही गवर्नर बन सकता है। तो 1 पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर फॉर 2+ स्टेट्स। ठीक है, ये बात लाई गई थी 7वें संशोधन के माध्यम से जो 1956 में किया गया था। फिर उसके बाद मैक्सिमम 5 ईयर्स का यहाँ पर जो टेन्योर वगैरह है 5 साल का, वो देखने को मिल जाता है गवर्नर का। अब बात आती है यहाँ पर कि 5 साल तक, तो मतलब अगर 5 साल से पहले हटाना हो तो क्या हटा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, 5 साल से पहले भी यहाँ पर हटाया जा सकता है। गवर्नर को डिसमिस कौन करेगा? डिसमिस करने वाली ताकत भी प्रेसिडेंट के पास में ही है। लेकिन दोस्तों प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पता है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको हमारे प्रधानमंत्री हेड करते हैं, पहले वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करता है अगर प्रेसिडेंट को कि हाँ भैया इस राज्य के गवर्नर को हटाओ, तब तो हटा देंगे। लेकिन दोस्तों प्रेसिडेंट ऐसे या अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऐसे अपनी खुशी से नहीं हटा सकते। गवर्नर को डिसमिस करने के लिए एक वैलिड रीज़न देना अनिवार्य है। आप एक वैलिड रीज़न, ठोस सबूत देंगे, कारण देंगे कि हाँ भैया इस वजह से यहाँ पर गवर्नर को हटाना है, तभी हटाया जाएगा। ठीक है, प्लस कई बार यहाँ पे गवर्नर संविधान के हिसाब से नहीं चलेगा तो उसके केसेस में उसको हटाया जा सकता है, या गवर्नर खुद से भी रिज़ाइन कर सकता है रेजिग्नेशन लेटर सौंप कर। तो ये हो गया यहाँ पर 5 साल का टेन्योर, लेकिन 5 साल से पहले किस किस तरीके से हटाया जा सकता है। अब आता है एक और पॉइंट, गवर्नर की ताकत क्या क्या होती है। तो भैया पार्ट नंबर 6 के अंदर में
जो हमारे अलग अलग आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल नंबर 161 अनुच्छेद 161 देता है पार्डनिंग पावर्स, क्षमा करने की ताकत देता है अपराधी को। ये गवर्नर को मिलती है, जैसे प्रेसिडेंट को भी ये ताकत मिलती है पार्डनिंग पावर, क्षमा करने की, मौत की सजा क्षमा करने की ताकत मिलती है। प्रेसिडेंट के पास में बहुत सारी ताकत है पार्डनिंग पावर्स में, वैसे ही गवर्नर के पास में भी है, बस उतना ज़्यादा बड़े लेवल पर नहीं है ना। तो क्रिमिनल को क्षमा करने की ताकत मिल जाती है 161 से। बाकी 164 यहाँ पे पावर देता है कि गवर्नर क्या कर सकता है, अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री को अपॉइंट करेगा या दूसरे मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर सकता है। ये पावर भी गवर्नर के पास में है। फिर 176 जो आर्टिकल है उसके तहत यहाँ पर स्पेशल एड्रेस की पावर मिलती है। फिर आता है आर्टिकल 200, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा चर्चाएं इसी की होती है जब भी गवर्नर का डिस्कशन होता है या मुद्दा सामने आता है। क्यों? आर्टिकल 200 ही दोस्तों यहाँ पर गवर्नर को ताकत देता है बिल को अपने पास रखने की, है ना भाई। यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने मान लो कोई बिल पास कर दिया है तो गवर्नर उस बिल को लंबे समय तक रख लेता है। इसी के ऊपर तो चर्चा चल रही थी, अभी जो मैटर हमने डिस्कस किया चर्चाओं में है, न्यूज़ में है, तो वो आर्टिकल 200 के तहत ही पावर मिली है, पावर टू विदहॉल्ड एसेंट या रिजर्व अ बिल। सीधा यहाँ पर बिल को रख लिया या फिर यहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए आगे कि प्रेसिडेंट को हम देंगे, तो उस चीज़ को यहाँ पे अपने पास में रोक दिया उस बिल को। फिर ऐसे ही आर्टिकल 213 ये पावर देता है हमारे गवर्नर को, ताकि जो वो ऑर्डिनेंस वगैरह है उसको यहाँ पे प्रस्ताव ला सकें। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एट द लास्ट पॉइंट आता है गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। गवर्नर की जिम्मेदारियाँ क्या क्या होती हैं? इनकी जिम्मेदारी है पहले अपॉइंटमेंट की, एक तो वो चीफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट करते हैं, दूसरे मंत्रियों को अपॉइंट करते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का अपॉइंटमेंट, मेंबर ऑफ स्टेट पीएससी का अपॉइंटमेंट, उसके अलावा जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाँ, थोड़ा सा रोल होता है गवर्नर का यहाँ पर भी, आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। उसके अलावा यही जो गवर्नर है वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के एज अ एक्स ऑफिशियो चांसलर की तरह भी काम करते हैं, तो चांसलर भी की तरह भी यहाँ पर ये वर्क करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में। तो ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियाँ गवर्नर के पास में आती हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? मज़ा आ गया या नहीं? अगर आया है तो वीडियो को अगर आप देख रहे हो, अच्छी चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो चैनल को यार सब्सक्राइब करना मत भूले करो, क्योंकि यूट्यूब ने यार मुझसे खुद बोला है कि आप अपने व्यूअर्स को एक बार मेंशन कर दिया करो वीडियो के अंदर में कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वैसे कोई फोर्स नहीं है, अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपको लगता है हेल्प हो रही है, न्यूज़ जानने को मिल रही है। वैसे 2 वीडियोज़ हैं, दोनों के माध्यम से दुनिया भर की खबरें, अपने देश की सभी खबरें यहाँ पे आपको पता चलती हैं इस चैनल के माध्यम से। तो उस बेसिस पे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो का नोटिफिकेशन या चैनल के हर एक नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए जो आप नोटिफिकेशन आइकन दबाएंगे तो उस पर ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना, तभी आपके पास में वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन कई बार नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं लोगों के पास में, तो उसके लिए यहाँ पर वो परेशान रहते हैं, तो ये एक कारण हो सकता है आपका। आगे आते हैं, तो चलिए दोस्तों दूसरे आर्टिकल का ऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। पहले का तो हमने कर ही दिया है। अब यहाँ पर बात हो रही है किस चीज़ के बारे में? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से भी कई सारे प्रकार के सवाल आपसे बन सकते हैं, और वो किस तरीके से बनेंगे आगे मैं आपको बताऊँगा। बैकग्राउंड डेटा, बस खाली चीज़ों को अच्छे से सुनते हुए चलना यार। यहाँ पे बात ये हो रही है अहोम डायनेस्टी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायनेस्टी हमारे असम की, ठीक है, जिन्होंने मुगल्स को कई बार हराया। तो जो यहाँ पे अहोम डायनेस्टी का रॉयल बरियल माउंड है दोस्तों, उसको यहाँ पे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में अभी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड कर दिया गया, अभी इस पर काम चलेगा और यहाँ पर इसको एक हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जाएगा, कई सारी और भी एनालिसिस करने के बाद में। चलिए पहले बताते हैं हुआ क्या है। सबसे पहली बात दोस्तों, बात हो रही है चराइदेव मोइडम की। चराइदेव मोइडम ये 700 साल पुराना माउंट बरियल है, जो कि अहोम डायनेस्टी से बिलोंग करता है। अहोम डायनेस्टी जो बेसिकली असम में दोस्तों रूल की थी, आपको पता है ना, 600 साल तक अहोम डायनेस्टी ने असम को रूल किया। लचित बोरफुकन जी का नाम भी आपने सुना होगा, अहोम रूलर। तो बताया जा रहा है दोस्तों यहाँ पर उनके समय के जो ये रॉयल बरियल्स हैं, रॉयल बरियल्स मतलब उस समय के जो और राजा वाजा हुआ करते थे, है ना, तो उनको यहाँ पर दफनाया जाता था। तो इस तरीके से यहाँ पर वो बरियल्स बनाए जाते थे। तो ये भी बेसिकली एज अ टूरिस्ट साइट है। तो इस तरीके के जो यहाँ पर बरियल्स हैं वो अभी भी बने हुए हैं असम के अंदर में। तो इन्हीं रॉयल बरियल्स को दोस्तों यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड कर दिया गया है कल के दिन, फ्राइडे में। और ध्यान रखिए, भारत की ये 43वीं 43rd प्रॉपर्टी बन चुकी है जिसको इस प्रकार के इंडेक्स में ऐड किया है। ठीक है, तो भारत के 43 आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपको नजर आएंगे। अभी तक 42 थे, अब 43rd भी हो गया। इसका अनाउंसमेंट कब हुआ? जब ये 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का सेशन चल रहा था, क्योंकि आपकी बार याद होगा वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी भारत ने ही होस्ट की है।
जिसकी पूरी मीटिंग हुई है अभी दिल्ली के अंदर में, तो उसी दौरान इसको इस प्रकार के लिस्ट में ऐड किया गया और ये 43वीं प्रॉपर्टी है जो भारत से बिलोंग करती है, जिसको इस इंडेक्स में रखा गया है। अभी जो जगह है दोस्तों, इसका ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। 700 साल पुराना दोस्तों ये माउंट बरियल सिस्टम है अहोम किंग्स का, अहोम राजाओं का। इस तरीके से वो बरियल सिस्टम यहाँ पर अपनाया करते थे। ये बात यहाँ पे बोला है यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड टूरिज्म गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने। और ये बोला है कि ये जो बरियल्स है दोस्तों, ये इजिप्ट के अंदर जो पिरामिड्स है उससे काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं, ठीक है। लेकिन अहोम का ये रॉयल्टी बरियल्स दोस्तों है। अहोम वो रूलर्स हैं जिन्होंने 600 साल तक यहाँ पर रूल किया, फिर बाद में अंग्रेज़ ही यहाँ पर उस रीजन को टेक ओवर कर सके। मुगल्स कभी नहीं ले पाए वो रीजन। मुगल्स को कई बार यहाँ पर मात दी थी अहोम रूलर्स ने। फिर धीरे धीरे करके पहले यहाँ पर ये बरेल वाला सिस्टम अपनाते थे दफनाने का, फिर उसके बाद में अहोम्स ने यहाँ पर हिंदू मेथड्स जो है क्रेमेशन का, यानी कि जलाने का मृत्यु के बाद में, है ना। तो 18वीं सेंचुरी के बाद में दोस्तों यहाँ पे अहोम्स ने क्या कर दिया, जो बॉडी है मृत्यु के बाद में उसको जलाना यहाँ पर शुरू कर दिया। तो हिंदू वाला मेथड इन्होंने बाद में अपनाया था, ठीक है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि ये एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तरह भी ये ट्रीट किया जाएगा, तो ये जो मोइडम है ये पहला ऐसा यहाँ पर चीज़ देखने को मिल जाएगी जिसको हम कल्चरल कैटेगरी में रखेंगे। क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, तो यहाँ पे आपकी नेचुरल साइट्स भी होती हैं, जैसे कोई नेशनल पार्क वगैरह है, कल्चरल साइट्स भी होती हैं। तो कल्चरल साइट में रखा जा रहा है इसको, क्योंकि इसका ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस है। तो कल्चरल कैटेगरी में ऐड होने वाला पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया से पहला ऐसा स्थल है ये, ऐसी जगह है ये। फिर वैसे अगर आप देख पाओगे नेचुरल कैटेगरी में, तो नेचुरल साइट में 2 ऑलरेडी जगह ऐसी हैं असम से जो यहाँ पर इस लिस्ट में आती हैं, लेकिन वो नेचुरल कैटेगरी में है। और वो 2 कौन कौन सी चीज़ें हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क और दूसरी है मानस नेशनल पार्क। वैसे इनको अपग्रेड किया गया टाइगर रिजर्व में। तो इन दोनों को यहाँ पर दोस्तों नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला हुआ है। लेकिन अभी जो यहाँ पर ये वाला बरियल माउंट है, इसको कल्चरल हेरिटेज साइट का स्टेटस मिल गया है, ठीक है। इस प्रकार की जो लिस्ट है इसमें यहाँ पर इसको ऐड कर दिया है, ध्यान रखिए। और इंडिया के अंदर में जो इंडिया की जो इस प्रकार की हेरिटेज साइट है ना, इसको 2023 में ही नॉमिनेट कर दिया गया था कि भैया हमें ये हेरिटेज साइट डिक्लेयर करवानी है। फिलहाल के लिए यहाँ पर ये अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट में ऐड हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा। और लेकिन ये कौन सी साइट है, कल्चरल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए, कल्चरल साइट का टैग मिला है इसे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपसे कुछ लिखने को आएगा असम चारादेव मैदाम के बारे में, तो उसके बारे में हर एक बात मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, ठीक है, कि चारादेव मैदाम क्या है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर पिरामिड ऑफ असम के नाम से भी जानते हैं। ओरिजिनल कैपिटल हुआ करती थी अहोम किंग्स की। ये बेसिकली एक सिंबॉलिक सेंटर है हमारे अहोम किंगडम का। और इस पर्टिकुलर एरिया को बनाया गया था जो चावलुंग सुकापाएँ जो फाउंडर थे इस डायनेस्टी के, उनके थ्रू बनाया गया लगभग 1229 CE के समय पर। लोकेशन देख पाओगे तो असम के अंदर जो शिवसागर टाउन है वहीं पर ये एग्जैक्ट लोकेशन है। इसको यहाँ पे हम पिरामिड भी बोलते हैं, असम के पिरामिड। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से बरियल माउंट्स बने हुए हैं। बरियल माउंट्स क्या होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। कुछ ऐसे फोटोज़ यहाँ पर इन बरियल माउंट्स के आपको नज़र आएंगे, ठीक है। अब बात करेंगे हम थोड़ा सा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। क्या होती हैं ये हेरिटेज साइट, समझिए दोस्तों। देखिए, दुनिया में कई सारे ऐसी जगह हैं जिनका ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस है। जैसे ये बरियल माउंट है, 700 साल पुराना इंपॉर्टेंस है, इतिहास में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इसका। तो उसको दुनिया भर में एक पहचान मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। पहचान मिलने के साथ साथ उस एरिया को और प्रोटेक्शन देनी चाहिए ताकि हम अपने इतिहास की सुरक्षा कर सकें। तो इसके लिए यहाँ पर कई सारे अलग अलग लिस्ट बने हुए हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक लैंडमार्क एरिया आपको देखने को मिलेगा जहां पर इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से एक प्रोटेक्शन, एक सुरक्षा दी जाती है किसी भी एरिया को जिसको इस प्रकार के साइट का टैग मिलता है या जिस भी पर्टिकुलर एरिया को इस लिस्ट में ऐड कर दिया जाता है। और ध्यान रखिए, पूरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट मैनेज कौन करता है, यूनेस्को मैनेज करता है। इस वजह से इसका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नाम भी दिया गया है। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब दोस्तों, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं इनको यूनेस्को के थ्रू ही डेजिग्नेशन दिया जाता है। और डेजिग्नेशन या तो वो कल्चरल साइट होगी, या वो नेचुरल साइट होगी, या वो हिस्टोरिकल साइट होगी। कई सारे बेसिस पर यहाँ पे देखा जाता है उसका ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस क्या है। उन सब चीज़ों को देखकर, उसकी वैल्यू को समझने के बाद में उसको ये टैग दिया जाता है। अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का हमारा हिस्ट्री क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ज़रा ये समझिए दोस्तों। ये जो दुनिया के इंपॉर्टेंट स्थल है, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये आया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में, जब दुनिया भर में दूसरे जो कल्चरल साइट्स हैं, एक दूसरे की कल्चरल साइट्स को बर्बाद किया जा रहा था। तो वहीं पर उस चीज़ को रोकने के लिए 1972 में एक पूरा एग्रीमेंट हुआ, कन्वेंशन बैठाया गया, जहाँ पर कई सारी कंट्रीज साथ में आई और वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन बना दोस्तों,
जो कन्वेंशन का मेन पर्पज़ यह है कि दुनिया के ऐतिहासिक इम्पॉर्टेंट जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह या जितनी भी चीज़ें हैं उसको सुरक्षा देने के लिए इस प्रकार का एक साइट होना चाहिए, एक लिस्ट होनी चाहिए। तो वो लिस्ट यहाँ पर इन्होंने बनाई। और ध्यान रखिए इसमें 191 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने यहाँ पर इस कन्वेंशन को साइन किया। इंडिया ने भी यहाँ पर इस कन्वेंशन को साइन किया फॉर्मली तरीके से 14 नवंबर 1977 में। तो भारत के भी कई सारे ऐतिहासिक स्थल ऐसे हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कवर किया गया है, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट के माध्यम से ही हमारे उन स्थल को एक सुरक्षा प्राप्त होती है। करेंट समय पर आप देख पाएंगे दोस्तों, तो पूरे दुनिया में 1172 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो कि 166 कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। तो 166 देशों के 1172 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दुनिया में नज़र आते हैं, जिसमें से 913 साइट्स आपके कल्चरल साइट्स हैं, 220 नेचुरल साइट्स हैं और 39 आपकी मिक्स्ड साइट्स हैं जिसमें कल्चरल और नेचुरल दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, अब इनको ध्यान रखने के लिए, इनका प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए हमने क्या बनाया था, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। इस कन्वेंशन को भारत ने भी साइन किया जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर ये जो कन्वेंशन है इसका मेन काम क्या है कि जितने भी इसके मेंबर्स हैं उनके यहाँ पर कोई इतिहास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ है, मॉन्यूमेंट है, स्मारक है, साइट है, स्थल है, उसको यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना। समझ गए? अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये है किसी भी एरिया को सेलेक्ट कैसे किया जाता है इस पर्टिकुलर लिस्ट में ऐड करने के लिए। तो कोई भी यहाँ पे मान लो स्थल है, उसको अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग देना है तो उसको पहले नॉमिनेट करना होगा, फिर उसका एक इवैल्यूएशन प्रोसेस होगा, और उस प्रोसेस के बाद में जो यूनेस्को की एडवाइजरी बॉडीज़ हैं, जैसे कि एक बॉडी है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स जिसको बोलते हैं आईकोमोस, फिर दूसरी बॉडी है IUCN, वो यहाँ पर उस नॉमिनेटेड साइट्स पर और ज़्यादा डिटेल से मूल्यांकन करेंगे, देखेंगे उसकी वैल्यू ऐतिहासिक है या नहीं है, वो सारे क्राइटेरियाज को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। चेक करने के बाद में दोस्तों उस स्थान को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिलता है। अब भारत के अंदर में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कहाँ पर क्या क्या स्थितियाँ ज़रा ये समझिए दोस्तों। वैसे मैंने आपको बताया है कि भारत में टोटल 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, अभी बताया था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 42 लिखा है। क्यों? क्योंकि लेटेस्ट एडअप अभी हमने आर्टिकल से किया है, वही अहोम बरियल माउंट। ध्यान रखिएगा, जो बरियल माउंट है अहोम का, उसको भी यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड कर दिया है, लेकिन वो कल्चरल साइट में ऐड किया गया है। तो कुछ भी हो, कल्चरल साइट में ऐड हो, लेकिन है तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो हमारे पास में 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो चुके हैं, 43 हो चुके हैं। अब 43 में से जिसमें से 34 तो कल्चरल है, 34 नहीं इसको 35 कर लो, क्योंकि अहोम वाला बरियल ग्राउंड भी यहाँ पर कल्चरल साइट है। तो 35 आपकी कल्चरल साइट हो गई, 7 आपकी नेचुरल साइट्स है और 2 आपके मिक्स्ड साइट्स हैं। तो ये हैं टोटल 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। और जितने भी ये स्थल है दोस्तों, ये हमारे पूरे देश भर में अलग अलग जगह पर फैले हुए हैं। जो पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, ताजमहल है, अजंता केव है, वेस्टर्न घाट है, सुंदरबन नेशनल पार्क, ये सब की एक वैल्यू थी, ऐतिहासिक वैल्यू, जिसके बेसिस पर इनको इस पर्टिकुलर वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में कवर किया गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस, जहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड इस तरीके से सवाल बनेंगे। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि विच वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या था, पता है आपको? देखिए 1983 में भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट को यहाँ पर बनाया गया, जिसका नाम है अजंता केव, एलोरा केव एंड आगरा फोर्ट। ये वो हैं जिनको पहली बार यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला। फिर उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, भारत में कौन सा राज्य ऐसा है जिसके पास में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? तो वो है राजस्थान। राजस्थान में 6 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट को चुनने के लिए इसका सिलेक्शन और इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या होता है। तो पहले यहाँ पर उसका नॉमिनेशन होगा, उस नॉमिनेशन को यहाँ पर अप्रूव करेगी और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने का काम होगा यूनेस्को की बॉडीज़ का, IUCN, आईकोमोस जैसे मैंने बताया था, वो इसका पूरी तरह से इवैल्यूएशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे उसको वैल्यू दी जाएगी। सवाल यह है कि मान लो किसी भी एरिया को, चाहे वो हम बरियल ग्राउंड की बात कर रहे हैं जैसे अभी यह है, किसी भी एरिया को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग अगर मिल जाता है तो उसको क्या फ़ायदे होंगे, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? सबसे पहला फ़ायदा ये होगा, उस एरिया की प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन हमारे पास में आ जाएगी, मतलब इंटरनेशनल लेवल से उसका प्रोटेक्शन दिया जाएगा, सुरक्षा दी जाएगी। उस एरिया का रिस्टोरेशन करना, वो सब यहाँ पर अच्छी तरीके से किया जाएगा। उसका दुनिया भर में वैल्यू बढ़ गया है, एक पहचान बढ़ गई है, उससे टूरिज़्म बढ़ेगा। तो ये सभी फ़ायदे यहाँ पे दोस्तों किसी भी एरिया को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करने से हो जाते हैं। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है रॉयल बरियल माउंट्स के बारे में। ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ध्यान रखिए, बहुत सारे फैक्ट्स हैं इसमें जो डायरेक्टली बन सकते हैं। 43rd प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया, बाकी ये पुराना क्या सिचुएशन है वो हमने डिस्कस कर लिया। चलिए
आगे आते हैं ना दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर सेशन में बस इतना ही है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा नहीं। तो यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह वर्ड ऑफ द डे के साथ में। तो आज का वर्ड ऑफ द डे क्या है? आज है दोस्तों यहाँ पर फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का नाम आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा। इसका मतलब होता है हैविंग नो रिजल्ट या नो इफेक्ट, यूजलेस, व्यर्थ जाना, उसको बोलते हैं फ्यूटाइल। तो ज़रा इस वर्ड का यूज़ करके एक सेंटेंस बनाओ नीचे कमेंट सेक्शन में। सभी लोगों को सेंटेंस बनाना ज़रूरी है, इससे दोस्तों आपका वोकैब इंप्रूव होगा, मेंस आंसर राइटिंग में आपको डायरेक्टली हेल्प मिलेगी। फिर आते हैं यूपीएससी के प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे आपसे पूछा गया था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में। ये बताइए, दो स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। केवल दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। कहोगे क्यों? ज़रा याद करो, परसों मैंने आपको हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में पढ़ाया। वहाँ पे क्या बोला था कि ये जो इंडेक्स है दुनिया भर के पासपोर्ट्स को रैंकिंग देता है कि कौन से देश का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन वो सब डेटा वो कहाँ से लेता है? वो लेता है डेटा IATA से। पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? लेकिन आर्टिकल में बोला जा रहा है कि एक देश के जो रिलेशन है दूसरे देश के साथ में, इसके आधार पे उसको रैंकिंग दी जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो रैंकिंग का डेटा ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो लाता है वो IATA, दैट इज़ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से लेकर आता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, बट दूसरा सही है, क्योंकि इंडियन पासपोर्ट का रैंक 2024 में इंप्रूव हुआ है ना? इंप्रूव हुआ है क्या, कैसे? तो अब की बार जो हमारी रैंक है दोस्तों वो लगभग 82 के आसपास जा चुकी है। लास्ट ईयर हमारी 84 थी, तो वो एक इम्प्रूवमेंट हुआ। क्लियर हो गया? चलिए आते हैं और करते हैं अपने सेशन को समाप्त। आई होप आपको मज़ा आया होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।